हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए फाइनल ईयर का लेसन प्रवासी मजदूर और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्रवास को इसे पलायन भी कहा जाता है, प्रवास भी कहते हैं, प्रवसन भी कहते हैं, उत्प्रवास भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे माइग्रेशन कहते हैं। अब प्रवास का अर्थ क्या है? प्रवास का तात्पर्य एक क्षेत्र की जनसंख्या का दूसरे क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना ही प्रवास कहलाता है। यह प्रवास विभिन्न का इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कोई रोजगार के तलाश में जा सकता है, कोई सामाजिक उत्पीड़न के कारण जा सकता है, या फिर कोई व्यक्ति घरेलू कलह से छुटकारा पाने के लिए पलायन कर सकता है, या किसी शहरी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र के प्रति आकर्षित होकर भी वहाँ पर जा सकता है। तो इस प्रवास के अंतर्गत आज हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे, प्रवास के कारकों के बारे में पढ़ेंगे, प्रवासी प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, प्रवास के प्रकार के बारे में, और प्रवास के ग्रामीण व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े और प्रवास को किस तरह से रोका जाए, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रवास के कारक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम प्रवास के दो मुख्य कारक रहे हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश पुश जैसे पुश का पता है, नाम से ही पता चलता है कि धक्का देना, किसी को धक्का देकर बाहर निकालना। तो यहाँ पर पुश फैक्टर से हमें पता चल रहा है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मजबूरी में या दबाव में बाहर जाना पड़ता है। मतलब वो जाना नहीं चाहते हैं, किसी ऐसी कोई दबाव पड़ता है उनके ऊपर, चाहे वो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, जिससे वो क्षेत्र छोड़कर उन्हें दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है। पुल फैक्टर का तात्पर्य ये होगा कि आकर्षण के कारण जाएंगे। यहाँ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, वो सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, वो रोजगार के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। पहले हम करते हैं इसमें पुश फैक्टर में जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पलायन का एक मुख्य कारण रहा है, क्योंकि मान लीजिए एक स्थान पर जनसंख्या अधिक हो गई है और वहाँ पर रोजगार के साधन कम हैं। तो रोजगार के साधनों की कमी के कारण और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण वो जो रोजगार का आनुपातिक जो दायरा है वो काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। बेरोजगारी, जब जनसंख्या बढ़ेगी, आय के स्रोत कम होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी और व्यक्ति रोजगार की तलाश में बेरोजगारी से तंग आकर उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चला जाता है जहाँ पर उसको रोजगार मिलता है। ऋणाग्रस्ता, कई बार व्यक्ति कर्जा बहुत अधिक हो जाता है, उसके पास आय के साधन नहीं है और जैसे गांव के अंदर कृषि पर निर्भर है तो उससे वो कर्जा उतर नहीं पाता है। तो व्यक्ति फिर क्या करेगा, उस ऋणाग्रस्ता से छुटकारा पाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए, अधिक से अधिक पैसे कमाने के लिए मजबूरी में वो गांव या जहाँ पर वो रह रहा था वो स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर चला जाता है। सामाजिक भेदभाव, कई जगह पर वो व्यक्ति के साथ बहुत अधिक सामाजिक जातीय हो चाहे वो नस्लीय भेदभाव, इस तरह के भेदभाव किए जाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के आधार पर हो। तो इस प्रताड़ना से तंग आकर भी व्यक्ति वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे हरियाणा के मिर्जपुर गांव में कुछ समय पहले हुआ था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ पलायन कर गए थे। वो सामाजिक भेदभाव या उत्पीड़न के कारण उन्होंने वहाँ पर पलायन किया था, वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे, मजबूरन या दबाव में उनको वहाँ से जाना पड़ा था। महामारी, ये जैसे अभी महामारी, कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति आज कल उन स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं, विशेषकर गांव की तरफ जहाँ पर महामारी नहीं है, उस महामारी से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर लोग वहाँ पर प्रस्थान करते हैं या पलायन करते हैं। प्राकृतिक विपदा, विभिन्न तरह की प्राकृतिक विपदा है, जैसे बाढ़ बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ओले पड़ गए, फसल बर्बाद हो गई, या फिर कोई अन्य तरह की भूकंप वगैरह आ गया, तो व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। इसके साथ साथ है कुटीर उद्योगों का पतन। गांव के अंदर जो कुटीर उद्योग थे, उन कुटीर उद्योगों का पतन होने के कारण बहुत सारे व्यक्ति वहां पर बेरोजगार हो गए, फिर वो रोजगार की तलाश से मजबूरन वो स्थान उन्हें छोड़ना पड़ता है। संयुक्त परिवार का विघटन, गांव में आमतौर पर संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। अब जब संयुक्त परिवार टूटता है, एकल परिवार में परिवर्तित होता है, तो वहाँ पर रोजगार की समस्या भी उनके सामने पैदा होती है, फिर वो वहाँ से पलायन करके शहरों की तरफ चले जाते हैं। बेदखल करना, व्यक्ति को बेदखल कर दें, चाहे वो संपत्ति से हो चाहे गांव से हो। कई बार गांव से भी व्यक्ति को या परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, तो उन्हें वो मजबूरी में गांव छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर रहना पड़ता है। अपराध होने पर, कई बार व्यक्ति से जाने अनजाने में अपराध हो जाता है और व्यक्ति सामाजिक जो दबाव है वो सहन नहीं कर पाता और अपराधी कहे जाने के डर से वहाँ से वो निकल कर दूसरी स्थान पर जाकर बस जाते हैं। पारिवारिक कलह के कारण भी व्यक्ति प्रवास करता है,
यहाँ पर व्यक्ति जाना नहीं चाहता, लेकिन पारिवारिक कलह, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। लड़ाई झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति वो स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो ये पुश फैक्टर है। पुश फैक्टर के अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ पर व्यक्ति मजबूरी में जाता है, जाना नहीं चाहता, लेकिन किसी न किसी दबाव के कारण वो स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर जाता है। दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो पुल फैक्टर, आकर्षण होकर कोई सुख सुविधाएं हैं जो हमें प्रलोभित करती है, और प्रलोभन के कारण हम वहाँ जाते हैं। जैसे आमतौर पर जो पलायन होता है वो धन कमाने के लिए, गांव से जो लोग शहर की तरफ जाते हैं तो उनका उद्देश्य है पैसे कमाना, धन कमाना। तो धन कमाने के लिए वो जाते हैं, भी वो गांव शहरों के अंदर धन का आकर्षण है, वहाँ पर इनकम अधिक होगी, रोजगार के अवसर अधिक है, इस कारण से व्यक्ति वहाँ पर पलायन करते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के कारण भी व्यक्ति वहाँ पर शहरों की तरफ पलायन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक तो ये होगा कि रोजगार के साधन बहुत अधिक उपलब्ध होंगे, मनोरंजन के साधन होंगे, किसी तरह का सामाजिक या पारिवारिक नियंत्रण व्यक्ति के ऊपर नहीं होगा। तो अत्याधुनिक भौतिक सुविधाओं के लालच में आकर भी व्यक्ति वहाँ पर आकर्षित होकर शहरों की तरफ पलायन करते हैं। अधिक मजदूरी का आकर्षण भी होता है, गाँव में मजदूरी कम होती है, मौसमी मजदूरी मिलती है एक मौसम के अनुसार, और कुछ समय बेरोजगार भी रहना पड़ता है। तो अधिक मजदूरी की लालसा के कारण भी आकर्षित होकर व्यक्ति शहरों की ओर पलायन करते हैं। नगरों का आकर्षण, नगरों में भौतिक सुख सुविधाएं आकर्षित करने वाली होती है। यहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं अधिक है, चिकित्सा की सुविधाएं अधिक है, रहन सहन उच्च स्तर का है। तो इन सब से आकर्षित होकर व्यक्ति शहरों की ओर पलायन करता है। अब आते हैं प्रवासी प्रवृत्ति। जैसे देखिएगा, प्रवृत्ति दो शब्दों से मिला है। प्रवासी का मतलब जाना, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, इसकी आदत है उनकी, आदी हो गए उन चीज़ों के, लेकिन वो अपने पूर्व स्थान से संपर्क बनाए हुए होते हैं। अब इसमें प्रवासी प्रवृत्ति है, इसके हमने 4 प्रकार की हैं। दैनिक प्रवास ये होता है, वो दिन में काम के लिए जाएंगे और शाम को वापस लौट कर वहाँ से अपने स्थान पर आ जाएंगे जहाँ पर वो परिवार सहित रहते हैं। जैसे गाँव के लोग हैं वो सब्जी बेचने के लिए या फिर दूध बेचने के लिए वहाँ पर शहर के अंदर जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। मौसमी प्रवास वो होता है जो एक मौसम के अनुसार होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जब कृषि का सीजन होता है तो सारे लोग खेती में लगे हुए होते हैं। जब कृषि का सीजन पूरा हो गया तो वो लोग गांव को छोड़कर शहरी क्षेत्र में रोजगार के लिए चले जाते हैं। आकस्मिक प्रवास होता है जिसके पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक जाना पड़ता है। जैसे कोई बीमार होने के कारण, कोई शादी के कारण, या कोई धार्मिक या राजनीतिक उत्सव के कारण जब शहर की तरफ या अन्य स्थान पर जाना पड़े तो उसे आकस्मिक प्रवास कहते हैं। स्थायी प्रवास भी होता है जब व्यक्ति है एक शहर या गांव छोड़कर दूसरे शहर या गांव में स्थायी रूप से जाकर बस जाता है, तो उसको स्थायी प्रवास कहते हैं। अब हम करेंगे प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रवास है ये 3 प्रकार से है। स्थायी प्रवास है एक, तो अस्थायी प्रवास है, और कर्मिक प्रवास है। स्थायी प्रवास में वो होता है जिसमें एक स्थान छोड़कर स्थायी रूप से दूसरे स्थान में चले जाते हैं, वहीं जाकर बसने लग जाते हैं, और पिछला जो स्थान है उससे वो किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रखते। जैसे धार्मिक दंगे हों, जातीय दंगे हों, जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, धार्मिक दंगे हुए, तो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में जाकर स्थायी रूप से बस गए, और हिंदू थे वो हिंदुस्तान में आकर स्थायी रूप से बस गए। तो ये स्थायी प्रवास होता है। अस्थायी प्रवास वो होता है जो कुछ समय के लिए वहाँ पर जाते हैं, और जब अपने पैतृक स्थान पर सामान्य स्थिति होने पर वो वापस लौट आते हैं, और उस स्थान से उनका सीधा संपर्क भी होता है। जैसे सूखा पड़ जाए, अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, काम की तलाश में, बेरोजगारी के कारण भी वो चले जाते हैं, मौसम की वजह से भी प्रवास किया जाता है, और महामारी फैलने पर भी प्रवास किया जाता है, परंतु स्थिति सामान्य होने पर इनमें वो वापिस अपने पैतृक स्थान पर चले जाते हैं। तीसरा प्रवास का प्रकार है कर्मिक प्रवास। कर्मिक प्रवास का तात्पर्य ये हुआ कि प्रवास एक क्रमानुसार होता है। जैसे एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, गांव से कस्बे में जाएंगे, कस्बे से नगर में, नगर से महानगर में, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति उच्चता की ओर प्राप्त होता जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रवास प्रकार की स्थायी, अस्थायी और कर्मिक। स्थायी पूर्ण रूप से स्थायी रूप से वहाँ जाकर बस जाएंगे, उनका पिछले स्थान से कोई संपर्क नहीं रहेगा। अस्थायी असामान्य स्थिति में प्रवास करते हैं, स्थिति सामान्य होने पर वापस लौट आते हैं, और ये कर्म के अनुसार होता है कर्मिक प्रवास। प्रवास का एक अन्य वर्गीकरण भी है। प्रवास के इसमें प्रकार थे आंतरिक प्रवास और बाहरी या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास।
आंतरिक प्रवास का मतलब ये होगा भी अपने आंतरिक का मतलब अंदर प्रवास, देश के अंदर प्रवास, जैसे अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतराराज्य प्रवास। अंतर्राज्य प्रवास का मतलब होगा एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में बस जाना, ये देश के अंदर होगा प्रवास। जैसे हरियाणा से पंजाब में चले जाना, पंजाब से राजस्थान में चले जाना, वहाँ जाकर बस जाना, तो ये अंतर्राज्य प्रवास होगा। अंतराराज्य प्रवास वो होगा राज्य के अंदर ही प्रवास, जैसे जिले से जिले के अंदर हो सकता है, गांव से गांव के अंदर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कैथल का कोई व्यक्ति है, वो जींद आकर रहने लग जाए, जींद का है वो सिरसा जाकर रहने लग जाए, सिरसा का है वो फतेहाबाद जाकर रहने लग जाए, या फिर गांव से गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में एक राज्य के अंदर जो प्रवास किया जाता है उसको अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। और इसी तरह से बाहरी प्रवास या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हम कहते हैं। बाहरी इसमें आ जाएगा अंतर महाद्वीपीय। अंतर महाद्वीपीय का मतलब हो गया एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में जाकर बस जाना। जैसे एक भारत का कोई व्यक्ति है, वो अमेरिका महाद्वीप में जाकर बस जाता है, तो अंतर महाद्वीपीय प्रवास होगा। अंतरा महाद्वीपीय प्रवास वो होगा जो एक महाद्वीप के अंदर ही रहता है। जैसे भारत का एक कोई व्यक्ति है, वो पाकिस्तान में जाकर रहने लग जाए, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, यहाँ यदि जाकर रहने लग जाए तो वो होगा अंतरा महाद्वीपीय प्रवास। तो प्रवास के प्रकार हमने यहाँ पर किए दो, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक का मतलब देश की सीमाओं के अंदर, और बाहरी प्रवास का मतलब सीमाएं क्रॉस करना, एक देश की सीमा क्रॉस करके दूसरे देश में जाना। ये दो प्रकार का अंतर महाद्वीपीय, अंतरा महाद्वीपीय। अंतर महाद्वीपीय महाद्वीप बदलना, अंतरा महाद्वीपीय महाद्वीप के अंदर ही रहना। बिल्कुल इसी तरह से अंतर्राज्य राज्य बदलना, और अंतराराज्य का मतलब राज्य के अंतर्गत रहना। इसी आधार पर जॉन बर्मन थे, देखो जॉन बर्मन ने एक पुस्तक लिखी थी फूट लूज लेवल। उस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया था, आजकल प्रवसन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और इसे एक नए मजदूर वर्ग का उदय हो गया है। और इस मजदूर वर्ग को सबसे पहले उन्होंने नाम दिया था घुमक्कड़ मजदूर वर्ग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक का नेम भी और राइटर का नेम भी, फुटलूज लेबरर जॉन बर्मन ने। इन्होंने प्रवासी मजदूर उनको नाम दिया था घुमक्कड़ मजदूर वर्ग का। तो एक इसके पश्चात हम करेंगे प्रवास के ग्रामीण व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो जब भी प्रवास होता है तो इस प्रवास के प्रभाव तीन तरह से पड़ते हैं। किसी भी तरह के प्रवास के प्रभाव पड़ेंगे। एक उस स्थान पर प्रभाव पड़ेगा जिस स्थान को छोड़कर जा रहे हैं, आगे उस स्थान पर प्रभाव पड़ेगा जहां जाकर व्यक्ति रहना शुरू करता है, और एक खुद उस व्यक्ति पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो तीन तरह के प्रभाव, जिस स्थान को छोड़कर जा रहा है उस स्थान पर, जिस स्थान पर जाकर रहेगा उस स्थान पर, और स्वयं व्यक्ति पर। तो इसके प्रभाव सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी। तो इसके प्रवास के ग्रामीण व्यवस्था पर लाभप्रद प्रभाव पड़े, हानिप्रद प्रभाव भी पड़े। लाभप्रद प्रभाव में हुआ कि बेरोजगारी में कमी आई, क्योंकि कृषि व्यवस्था पर निर्भर है ग्रामीण क्षेत्र में सब कुछ। जनसंख्या वृद्धि, जब प्रवास किया तो वहाँ जनसंख्या कम हो गई, जनसंख्या कम हुई तो जो जितने लोग थे उनको वहाँ पर रोजगार, जो कृषि थी उससे उनको रोजगार मिल गया, तो यहाँ बेरोजगारी में कमी हुई है। कृषि पर दबाव कम हुआ है, जनसंख्या कम हुई तो कृषि से खाद्य आपूर्ति हो चाहे रोजगार की हो, वो सब एक संतुलन बन गया वहाँ पर, जिससे कृषि पर दबाव कम हुआ। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लोगों के पास, सभी के पास रोजगार उपलब्ध हुआ, और रोजगार उपलब्ध हुआ, कृषि पर दबाव कम हुआ, तो इससे सभी को रोजगार उपलब्ध होने के कारण लोगों की प्रति व्यक्ति आय उसमें भी वृद्धि हुई। जीवन स्तर में सुधार, जब आय में वृद्धि होगी तो जीवन स्तर में अपने आप सुधरेगा, वो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएंगे, उनकी शिक्षा में सुधार होगा, खान पान में परिवर्तन आया, रहन सहन में परिवर्तन आया, जैसा आजकल हम देख भी रहे हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में अपने आप वृद्धि होगी। जो जो बेरोजगारी कम होगी, रोजगार और जनसंख्या के अनुपात में संतुलन होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। सामाजिक भेदभाव में कमी आई, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ पर जिनके साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता था वो व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं दूसरे स्थान पर, तो उनके साथ सामाजिक भेदभाव, किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव है, चाहे वो जातीय आधार पर हो, चाहे धार्मिक आधार पर हो, चाहे नस्लीय आधार पर हो, वो भेदभाव में काफ़ी कमी आती है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि प्रवास के कारण महिलाएं अब चार दीवारी तक सीमित नहीं रही, वो भी शहर के अंदर जाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार
अपनी योग्यता के अनुसार, कुशलता के अनुसार कार्य करने लगी और जिससे वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई और उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, जिससे महिलाओं की शिक्षा दर भी बढ़ी। शहरीकरण के लाभ। प्रवास का एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ शहरीकरण का लाभ उन लोगों को मिला जो प्रवासित हुए, जैसे शिक्षा की उत्तम सुविधाएं, चिकित्सा की उत्तम सुविधाएं, रहन सहन की सुविधाएं, खान पान की सुविधाएं, इन सब चीज़ों का लाभ वहाँ पर उन लोगों को मिला। सांस्कृतिक सामंजस्य। अब जब प्रवास हुआ तो सांस्कृतिक सामंजस्य भी पनपा, क्योंकि जब शहर के अंदर लोग रहने लगे तो वहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, जातियों के लोग आपस में काम करने लगे एक जगह पर। उन्होंने एक दूसरे को, संस्कृति को समझा और जाना, और जो अच्छी गुण लगे एक दूसरे की संस्कृति को, रीति रिवाजों के, परंपराओं के, वो उन्होंने अपनाए भी। तो इसके सांस्कृतिक सामंजस्य पनपा वहाँ पर। अंधविश्वास या भाग्यवादिता में कमी। पहले लोग अंधविश्वास या किस्मत पर निर्भर रहते थे, अब प्रवास के कारण व्यक्ति कर्म प्रधान हो गया, अपने काम को महत्व देने लगा, काम पर ही ध्यान करने लगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं इस कार्य विशेषीकरण भी पनपा, क्योंकि इसमें व्यक्ति की कुशलता में वृद्धि हुई। कुशलता में वृद्धि, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी कुशलता के अनुसार एक विशेष कार्य करता है। गांव के अंदर जैसे उसे बहुत सारे काम करने होते हैं, शहर के अंदर जाएगा तो कुशलता के अनुसार एक ही काम करेगा, तो निरंतर उसकी कुशलता में वृद्धि होती जाएगी। ये ग्रामीण व्यवस्था पर अच्छे प्रभाव थे। इसके साथ साथ बुरे प्रभाव भी पड़े। सामाजिक व सांस्कृतिक लगाव। जो व्यक्ति जिस स्थान को छोड़कर जाता है तो वो उस अपने जो परंपरागत स्थान था, उस स्थान की संस्कृति और वहाँ के यार मित्र, दोस्त, उन सभी से वो कट ऑफ हो जाता है, उनसे उसका लगाव नहीं रहता है। तनाव। अब अपने पुराने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या बड़े बुजुर्गों से अलग होने के कारण व्यक्ति तनावग्रस्त भी हो जाता है, क्योंकि उसे मनोरंजन के लिए उनके पास इतने साधन नहीं है, अपनी बात शेयर करने वाले उसके पास दोस्त नहीं है, ना उसके पास इतना टाइम है, तो वहाँ पर वो तनावग्रस्त भी रहता है। व्यक्तित्व विकास में बाधा। अब ये सब चीज़ें व्यक्तित्व विकास में बाधा भी उत्पन्न करती है, क्योंकि कई बार व्यक्ति इससे तंग आकर आत्महत्या तक कर ले जाए, क्योंकि एकाकीपन व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न करती है। उनके ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहता। यदि भटकाव आ जाए तो उनको सही दिशा बताने वाला कोई नहीं है। तो ये सब व्यक्तित्व के विकास में बाधा भी उत्पन्न हुई है इससे प्रवास के कारण। मानसिक असंतोष। अब व्यक्ति प्रवास के कारण, जब व्यक्ति प्रवास करता है तो वो बड़े बड़े सपने लेकर जाता है कि बहुत सारे पैसे कमाएंगे, परिवार की स्थिति को सुधारेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन जब वो ये चीज़ें हो नहीं पाती है, तो वो सब कुछ उसके विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है, तो वो व्यक्ति, अब दूसरा उसके पास कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आता, तो धीरे धीरे मानसिक असंतोष या मानसिक प्रताड़ित महसूस करने लगता है और मानसिक बीमारी का शिकार भी हो सकता है। गंदी बस्तियों का विकास। प्रवास के कारण शहरी क्षेत्र की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे हमने लिखा जनसंख्या वृद्धि। इससे जनसंख्या वृद्धि हुई, एक स्थान पर बहुत सारे लोग जाकर रहने लगे, अब उनके आवास की समस्या पैदा हुई। जब आवास की समस्या पैदा हुई तो गंदी बस्तियों का विकास हुआ। लोग छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे, जहाँ पर न तो उचित बिजली पानी की व्यवस्था है, न वहाँ पर सीवर की व्यवस्था है, मतलब आवासीय व्यवस्था वहाँ पर सही नहीं है। उन गंदी बस्तियों में वो अपना जीवन यापन करने लगे। अपराध में वृद्धि। हमने पढ़ा था कि वो उसे बड़े बड़े सपने लेकर आया था, लेकिन वो सपने उसके पूरे नहीं हो पाए। फिर वो बाई हुक और क्रुक अमीर बनने की कोशिश करेगा, तो वो अपराध करेगा, चोरी, डकैती, मारपीट आदि घटनाएं, या फिर इससे महिलाओं का उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति, इस तरह की घटनाओं में वृद्धि होगी। सामाजिक समस्याएं पैदा होगी वहाँ पर। प्रदूषण। अब अधिक जनसंख्या के कारण वहाँ पर व्हीकल भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण, हर तरह के प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। अधिक साधन होने के कारण बड़े बड़े जाम लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं बड़े बड़े सिटीज़ में 2-2 3-3 घंटे के जाम लगते हैं। तो ये सब बहुत बुरे प्रभाव है प्रवास के। दुर्घटनाओं में वृद्धि, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो, चाहे औद्योगिक दुर्घटना हो, चाहे आपसी लड़ाई झगड़े हो, इस तरह की घटनाओं में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि वहाँ पर होती है। महिलाओं व बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को बाहर जाकर काम करना पड़ता है, वहाँ पर काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर उनके साथ एक तो उनको तनख्वाह कम दी जाती है, दूसरा उनका वहाँ पर यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी बहुत अधिक उनके साथ घटित होती है। उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, गाली गलौज की घटनाएं आमतौर पर हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चों का जो बचपन है वो बचपन उनसे छिन जाता है, उन्हें काम करना पड़ता है, शिक्षा वो अच्छी तरह से ले नहीं पाते हैं, ना उनका सामाजिकरण हो पाता है, क्योंकि परिवार से दूर है वो।
और हम जो उसके माता पिता है वो काम में व्यस्त है, तो बच्चों पर नियंत्रण भी नहीं रखा जाता। सामाजिक नियंत्रण में अनौपचारिक नियंत्रण में बहुत अधिक कमी आई है, क्योंकि अनौपचारिक नियंत्रण परिवार के सदस्यों का, दोस्तों का अहम योगदान होता है, जो कि अब उनके रहे नहीं, क्योंकि वो नए स्थान पर जाकर बस गए। तो इससे सामाजिक नियंत्रण में बहुत अधिक कमी आती है। तो हमने देखा इससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव प्रवास के ग्रामीण व्यवस्था पर पड़े हैं। अब प्रवास को रोकें कैसे? क्योंकि यदि इसी तरह से प्रवास होता रहा तो शहरी क्षेत्र में अत्यधिक दबाव सहन नहीं कर पाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र है वो एकदम से खाली हो जाएगा। जैसे 2040 के आसपास जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 50-50 होने की संभावना है। यदि इसी अनुसार ये प्रवास होता रहा तो इसको सुधार किया जाए। तो नंबर 1 तो कृषि में सुधार। अब इसमें हम वही कारण, जो किन कारणों से पलायन कर रहे हैं, उन कारणों को हटाना होगा हमें। तो कृषि व्यवस्था में सुधार करना होगा, उन्नत कृषि, आधुनिक कृषि व्यवस्था अपनानी होगी, और सरकार को उन्नत खाद, बीज, स्प्रे, सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। परंपरागत कृषि के स्थान पर अधिक आय वाली कृषि, जैसे फलों की खेती या अन्य इस तरह की कृषि के लिए सरकार को उत्साहित करना होगा। गाँव में शहरी सुविधाएं प्रदान करनी होगी, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, सभी सुविधाएं सरकार को गाँव में इनकी व्यवस्था करनी होगी। जो लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, उन लघु और कुटीर उद्योगों को दोबारा विकसित करना होगा, क्योंकि यदि लघु और कुटीर उद्योग होंगे तो लोगों को वहीं पर रोजगार मिलेगा। यदि अपनों के पास रहकर आजीविका अच्छी तरह से चल रही है तो फिर कोई व्यक्ति वो स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहेगा। स्वरोजगार रोजगार के लिए सरकार को ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए। ऋण गवर्नमेंट उपलब्ध करवा भी रही है, लेकिन उसके प्रति जागरूक करना चाहिए लोगों को, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में वो अपना स्वरोजगार कर सके। गाँव में कृषि के अलावा रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध करवाने चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ करना, जो राशन डिपो से राशन मिलता है वो समुचित होना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, और जो ऐसे लोग हैं जिनको राशन उपलब्ध नहीं हो पाता है या आजीविका कम है उनकी, उन लोगों को बड़ी सरलता से, आसानी से समय पर राशन मिले, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अपाहिज हो, सभी को चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए भी। किसी तरह से, किसी आधार पर उनके साथ कोई तरह का, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। पारिवारिक संस्कार, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। पारिवारिक संस्कार का मतलब ये हुआ कि पारिवारिक कलह के कारण परिवार टूटते हैं। बच्चा जब छोटा है उसमें इस तरह के संस्कार दिए जाएं कि वो परिवार को तोड़ने की कभी सोच ही न सके, बल्कि परिवार को हमेशा जोड़ने या एक करने की सोचे। इसलिए वो संयुक्त रूप से अपने एक जगह पर रहें। इससे उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह का विकास समुचित होगा। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अब रोजगार गांव में मिल जाएगा तो लोग वहां से फिर स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे। सरकारी प्रयास भी करने चाहिए। स्वरोजगार ग्रामीण गारंटी योजना है, नरेगा है, इस तरह की जो योजनाएं चलाई गई है, और भी इस तरह की योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जैसे सक्षम योजना भी है, गांव में ही लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये कुछ कारण थे जो रोजगार को बढ़ाने के और पलायन को रोकने के लिए। एक पलायन की श्रेणियाँ भी आती है। पलायन की श्रेणियों में वही पढ़ेंगे हम, जैसे 4 श्रेणियों में बाँटा गया है। गाँव से शहर की ओर, शहर से गाँव की ओर, शहर से शहर की ओर, गाँव से गाँव की ओर। तो ये पलायन की श्रेणियाँ आती हैं। अब पलायन को रोकने के उपाय आ जाइए, चाहे प्रवास को रोकने के उपाय आ जाइए, उसमें आपको एक ही लिखना है। इनके मतलब पलायन, प्रवास, उत्प्रवास, माइग्रेशन, ये एक ही चीज़ है। ओके, थैंक्स, बाय।